जादुई दो केले के पेड़ का जादू। किशनगंज के एक छोटे से गांव में सावित्री अपनी बेटी काव्या के साथ रहती थी। पति के मौत के बाद सावित्री के कंधों पर ही घर और बेटी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए सावित्री ने घर पर ही सिलाई का काम करना स्टार्ट किया, लेकिन गांव में उसे सिलाई के बहुत कम ही पैसे मिलते थे। काव्या अभी स्कूल में पढ़ रही थी। काव्या पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपने कक्षा में प्रथम आया करती थी। काव्या का पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने का सपना था। एक दिन सावित्री सिलाई कर रही थी, तभी काव्या आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो टीचर फीस के लिए बोल रही थी, 2 महीने से ज्यादा हो गया है और इस बार आपने अभी तक फीस नहीं दिए। वो कह रहे थे इस बार फीस नहीं दिया तो वो मेरा नाम अपने स्कूल से काट देंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरी टीचर से बात करती हूँ। फिर अगले दिन सावित्री काव्या के स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से बोलती है, नमस्ते मैडम। मैडम, मैं वो कह रही थी कि कृपया आप मेरी बेटी को अपने स्कूल से मत निकालिए। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ही शौक है और देखना, एक दिन वो पढ़ लिख कर इस स्कूल के साथ साथ पूरे गांव और देश का नाम रोशन करेगी। प्लीज मैडम। वो सब तो ठीक है सावित्री जी, लेकिन घोड़े और घास की कभी दोस्ती हुई है? अगर घोड़ा घास खाना बंद कर देगा तो वो भूखा नहीं मर जाएगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैडम, मेरा यकीन करिए, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए सावित्री जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। मैं आपके लिए उसे तो नहीं बदल सकती हूँ ना, और ना ही मैं उसके खिलाफ जा सकती हूँ। मैं आपकी बेटी को अपने स्कूल में फ्री में तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि आप अपनी बेटी को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देती। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, आप मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं फीस जमा करा दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर सावित्री घर तो आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपनी बेटी का फीस कैसे भरे। तभी उसकी नजर उसके सिलाई मशीन पर जाती है। क्यों ना मैं इस सिलाई मशीन को ही बेच दूं, आखिर ये मेरे किस काम की है। इस सिलाई मशीन से इतना काम भी नहीं हो पाता जिससे मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा कर पाऊं। ये सोचकर सावित्री शहर जाकर अपनी सिलाई मशीन को बेच देती है और फिर उससे मिले पैसों को काव्या के स्कूल में जमा करा देती है। लेकिन अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचता है। 4 दिन हो गए थे, लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं खाया था। वो बस अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करती थी और खुद मार पीकर सो जाया करती थी। एक दिन, माँ, आज मेरा खीर खाने का बहुत मन है, क्या आप आज मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना दोगी? कितने दिन हो गए आपने खीर नहीं बनाई। मेरी बिटिया का खीर खाने का मन है तो वो जरूर खाएगी। सावित्री काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर बाजार में फल बेच रही एक औरत पर जाती है, जो फल बेच रही थी और लोग उससे फ्रूट्स खरीद रहे थे। अगर ये औरत होकर यहाँ बाजार में फल बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास तो जमीन भी है, फिर क्यों ना मैं उसमें फल लगाकर शहर में फल बेचूं? ये सोचकर सावित्री कुछ फल का बीज लाकर अपने खेतों में छिड़क देती है और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती है। सावित्री की मेहनत बहुत जल्दी रंग लाती है और कुछ ही दिनों में उसके खेतों में खूब सारे मीठे मीठे अनार, अंगूर, केला, अनेकों तरह के फल फड़ते हैं। ये देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और फिर अपने खेतों से फल तोड़कर शहर ले जाकर बेचने लगती है। सावित्री के खेतों का फल बहुत ही अच्छे और मीठे थे, इसलिए उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। सावित्री अब अपनी बेटी काव्या की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रही थी। ऐसे ही उनके दिन अच्छे से बीत रहा था, लेकिन तभी उसकी खुशियों को जाने किसकी नजर लग गई। शाम को सावित्री जब फल बेचकर घर आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। माँ के गुजर जाने के बाद काव्या अनाथ हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद काव्या खुद को संभालकर पहले की तरह ही स्कूल जाने लगी, क्योंकि जल्दी ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब काव्या स्कूल पहुंची तब उसे पता चला परीक्षा में बैठने से पहले सभी बच्चों को उसकी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
ये सुन काव्या सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत जो भी पैसे बचे थे वो भी घर के राशन लाने में खत्म हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने घर की जरूरतें भी पूरी कर सकूं। अब मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? काव्या ये सोच रही थी, तभी उसके घर पर धनीराम मंडी वाला आता है और काव्या से बोलता है, अरे काव्या बेटा, कैसी हो? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ। बहुत ही भली औरत थी बेचारी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हारी माँ ने अपने बगीचे में जो फल लगाए हैं, वाकई वो किसी जादू से कम नहीं है। इतनी गर्मी में भी बिना किसी खाद के तुम्हारे बगीचे में इतने सुंदर सुंदर और अच्छे फल है। इस समय फलों की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे बगीचे के सारे फल खरीदने आया हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए भी दे रहा हूँ। ये सुनकर काव्य का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। 50,000 रुपए? इससे तो मेरी बहुत सारी जरूरत पूरी हो सकती है। और तो और इस पैसों से मैं अपने स्कूल की पूरे 1 साल की फीस एक ही बार में भी भर सकती हूँ। ठीक है धनीराम जी, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, ये लो 20,000। बाकी के पैसे मैं कल बगीचे पर ही दे दूंगा। मैं कल ही आकर ये सारे फल तोड़वा कर शहर बेच दूंगा। तब तक तुम इस बगीचे की रखवाली करना। इतना बोलकर धनीराम चला जाता है। इधर काव्य भी खुशी खुशी उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लाती है। अब तो मैं कल स्कूल जाकर अपनी फीस भी भर दूंगी और पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पल की थी। काव्य जब रात में अपने घर में सो रही थी, तभी उसके खेतों में कुछ चोर आकर उसके बगीचे के सारे फल तोड़कर ले जाते हैं। सुबह होते होते उसका पूरा बगीचे का फल साफ हो गया। इधर इन सब बातों से अनजान काव्या स्कूल जाकर अपनी सारी फीस जमा कर देती है। इधर जब धनीराम बगीचे में फल तोड़ने आता है तो देखता है कि बगीचे में तो एक भी फल लगा ही नहीं है। फल तो पहले ही टूट चुका है। ये काव्य की बच्ची तो बहुत ही चालाक निकली। मुझसे पैसे भी ले लिए और रात भर में सारे फल गायब करा दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो गुस्से से काव्या के घर आया। काव्या, तूने सारे फल रातों रात किसे बेच दिए? ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? कल आपने ही तो मेरे बगीचे के सारे फल का सौदा किया था। भला मैं किसी और को क्यों बेचूंगी? वाह, पढ़ लिख लेने का यही फायदा होता है। बड़ी आसानी से तुम किसी को भी बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चल जल्दी से मेरे पैसे दे। अगर तुझे किसी और कोई फल बेचना था तो तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए? देखिए सेठ जी, ये अब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपके अलावा किसी को भी फल नहीं बेचे। हो सकता है रात में कोई जंगली जानवर आकर फल खा गया होगा या कोई चोर चुरा कर तोड़ लिया होगा। मेरा यकीन करिए, मैंने किसी और को फल नहीं बेचा। वो सब मैं नहीं जानता। तुम मुझे या तो कहीं से फल ला कर दो या फिर मेरे पैसे वापस करो। मैं तुम्हारी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकता। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, समझी? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। या तो मुझे फल ला कर दो या फिर मेरे पैसे मुझे वापस करो। काव्या ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे पैसे वो कहाँ से लेकर आए। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो सेठ के पैसे कहाँ से देती? वो यही सब सोचते सोचते नदी के किनारे जा पहुंची। तभी उसे वहाँ सोने की सीढ़ियाँ दिखाई दी जो बादलों की तरफ जा रहा था। अरे ये क्या? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ियाँ ही नहीं थी। आज अचानक यहाँ पर ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई? एक बार इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ कि आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है। ये कहते हुए काव्या उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते कुछ ही देर में वो बादलों के पास पहुँच गई। वहाँ उसे 2 केले का खूबसूरत पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले पेड़ में से आवाज आई, काव्या, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे केले के घर में प्रवेश करोगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगा। इतना धन कि तुम्हें जिंदगी में कभी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सदा के लिए मेरे घर में रहना होगा। इतने में ही दूसरे केले के पेड़ में से आवाज आई, काव्या, तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है और तुम यहाँ से उन पैसों को लेकर अपने घर भी जा सकती हो।
अब बताओ तुम कौन से केले के घर में आना चाहोगी? काव्या ने कुछ देर सोचकर उन दोनों जादुई केले के पेड़ से कहा, हे जादुई केले के पेड़, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न ही मुझे धन दौलत चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही सिखाया है, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे जादुई केले के पेड़ की बात मानकर उनके घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद काव्या जैसे ही जादुई केले के दूसरे घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे उस घर के अंदर ढेर सारा रुपया, सोना चांदी और ढेर सारे हीरे जवाहरात दिखाई दिया। ये सब देखकर काव्या हैरानी से बोली, हे जादुई केले के पेड़, आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। काव्या, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई चिड़ियाँ बनाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। तुम पैसे की वजह से इतनी परेशान थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पहले वाले जादुई केले के पेड़ की बात ना मानकर मेरी बात मानी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई केले के पेड़ की बात सुनकर काव्या बहुत खुश हुई और फिर जादुई केले के पेड़ घर का धन्यवाद कर ढेर सारे सोने चांदी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। और घर आकर उसने सबसे पहले 50,000 रुपए धनीराम मंडी वाले को दे दी और उसके बाद बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है और जल्द ही वो बहुत बड़ी कलेक्टर बनकर अपने गांव और देश की सेवा करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।